हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। उसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन लेवल के लिए भी और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। बच्चों, इस लेसन को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपका चेक करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपने कहाँ कहाँ पढ़ी है। बच्चों, आपको याद है कि आपने ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना था कि ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आपने पढ़ा था जो स्प्रिंग होता है हमारा, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब कंप्रेस करते हैं, तो बच्चों उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आपने नाम सुना था। तो अब बच्चों आपको थोड़ा सा नॉलेज तो है ही है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। मैं थोड़ा सा आपको उसकी पीछे की इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लीजिए अर्थ है, जो अर्थ है और अर्थ के आगे पीछे कौन सी फील्ड होती है? अर्थ के आगे पीछे क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब अर्थ क्या करती है कि सभी चीजों को क्या करती है? नीचे खींचती है। मान लो कि यहां पर मैंने एक बॉडी रखी जिसका मास बच्चों m है। अब अर्थ इसको जिस फोर्स से नीचे खींच रही है उस फोर्स का नाम क्या होता है? वेट। इसका वेट किसका होता है? mg के बराबर। अब बच्चों कि अगर मैं इस बॉडी को यहां पर, इसको मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर खींच लेता हूं, इसको यहां से उठाकर ऐसे अर्थ से ऊपर खींचता हूं। तो जब मैं इसको ऊपर खींच लेता हूं, मान लो यहां तक मैंने इसको ऊपर रखा, मान लीजिए h हाइट तक मैं इसको ऊपर ले गया, जो आपने 11th में पढ़ा था। तो फिर जब आपने बच्चों ऊपर इसको रखा तो आपने क्या किया? आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, और वो जो वर्क डन था अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, आपने वर्क ग्रेविटी के अपोजिट किया, और वो जो वर्क डन था बच्चों, वो वर्क डन आपका था mgh। और वो वर्क डन बच्चों इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जी आपने पहले डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई थी ग्रेविटी के अंदर, कि व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स देन दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों, अब यहां पर देखिए एक और हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी 11th में, शायद आपको याद हो कि ये हमने लिया था कि एक रिजिड सपोर्ट ली थी, इसके साथ आपने स्प्रिंग बांध के रखा था और स्प्रिंग के साथ एक मास, मतलब स्प्रिंग मास प्रॉब्लम। स्प्रिंग मास प्रॉब्लम में बच्चों क्या था कि अभी देखिए, अभी ये जो स्प्रिंग है और मास है यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब कि इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो इस स्प्रिंग और मास सिस्टम के अंदर भी जो एनर्जी है वो 0 है। फिर आपको बच्चों याद होगा कि हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग को, मान लीजिए इस स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं कि कंप्रेस करता हूं। जैसे मैं मान लीजिए इस स्प्रिंग को मैं इधर से इधर कंप्रेस करता हूं, तो जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है बच्चों, जैसे ये स्प्रिंग मैंने कंप्रेस किया, तो आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है कि स्प्रिंग जैसा होता है उसको वैसा बनाने की कोशिश करती है। अब देखिए यहां पर स्प्रिंग को आपने इस तरफ दबाया, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी शक्ल पर लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों इस तरफ लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगी, वो आपको फार्मूला होता है -kx। मैं अगर इसको इस तरफ प्रेस करता हूं, ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने इसको इधर प्रेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मेरी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट लगती है। वही हिसाब हो गया जैसे मैंने वेट मास को ऊपर लिया था और मैंने वर्क किया था अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहां पर देखिए जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर जो वर्क डन होगा बच्चों, वो वर्क डन जो होगा वो यहां पर इस बॉडी
इसके सिस्टम के अंदर। आप बच्चों एक चीज और याद रखना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जी, हम कहते तो हैं कि इस मास के अंदर स्टोर हुई है, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर है। जैसे आप मान लो ये सभी के अंदर, ये मास के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, इनके अंदर, और मोर एक्यूरेट आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि स्प्रिंग के अंदर, मोर एक्यूरेट बोलोगे तो आप स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? अब मान लो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज कीजिए इस ब्लॉक के पास। मैं करता हूं कि इस ब्लॉक को, अगर इस ब्लॉक के साथ कोई छोटा सा मास एक और बांधता हूं, छोटा है, इस बड़े ब्लॉक के साथ में अगर एक छोटा सा मास और रखता हूं, तो जब मैं यहां से इस ब्लॉक को बच्चों छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा कि वापस क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन तरफ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको वापस अपनी जगह पर धकेलेगा। और जब ये वापस आएगा तो जितनी इसने एनर्जी स्टोर की थी स्प्रिंग ने, वो वापस उसको क्या करेगा कि एनर्जी देगा, और उससे ये वाला जो मास होगा ये तेजी से आगे भागेगा विद सम किनेटिक एनर्जी। और किनेटिक एनर्जी से वो भागता है। जैसे आप देखिए धनुष बाण चलाते हो, गलगेल चलाते हो, स्प्रिंग से आप कोई पटाखे वाली जो बंदूक होती है उसको चलाते हो, तो आप यही लॉजिक होता है, स्प्रिंग को दबाते हैं। घड़ी आप चलते, जैसे पहले घड़ी होती थी, उसको आप पहले वो चाबी देने का होता था, हम उसको चाबी देते थे, उससे वो स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता था, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती थी। तो बच्चों यहां पर देखिए, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो वापस बॉडी भागेगी, तो किनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। यहां पर भी बच्चों देखिए कि जब मैं इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैं इसको अब रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं नीचे, जब ये बॉडी नीचे आती है, यहां से नीचे आएगी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है बच्चों? किनेटिक एनर्जी। तो ये आपने लॉजिक पढ़ा हुआ है 11th में। और इसमें आप एक और चीज याद रखिए कि मान लो ये बॉडी यहां पहुंची, अगर यहां पहुंचती है, यहां पहुंचती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर बच्चों आप ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने बॉडी अगर यहां से रिलीज की जाओ, जो बॉडी नीचे आ रही है, तो आप ना सोचिए कि इसके अंदर सिर्फ किनेटिक एनर्जी है। इसके हर पॉइंट के ऊपर किनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और टोटल एनर्जी का सम जो है वो बच्चों क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर भी जब आप बॉडी को छोड़ोगे तो जब ये बॉडी भागेगी तो सम टोटल ऑफ ऑल द किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों आपने शॉर्ट में क्या सीखा? आपने इन शॉर्ट में सीखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जब हम अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो जो मेरा वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं स्प्रिंग वाला सिस्टम पर हूं तो स्प्रिंग को भी जब हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करेंगे तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि हम वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं, और वो वर्क जो होता है वो बच्चों उस स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग मास सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाती है किनेटिक एनर्जी में, और हर पॉइंट के ऊपर जो बच्चों वो जो सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। अब बच्चों ऐसी फोर्सेस, जिन फोर्सेस के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, या जिन फोर्सेस या जिन फील्ड्स के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, उन फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? वी कैन डिफाइन, जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरे पास पेन है, इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी में उसी फील्ड में डिफाइन कर सकता हूं जो कंजर्वेटिव होगी। अब ये जो फोर्सेस है ग्रेविटेशन फोर्सेस और जो स्प्रिंग वाले फोर्सेस हैं बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब बच्चों आपको मैं कंसेप्ट बता दूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। तो बच्चों कंजर्वेटिव जो है वो आपके देख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स में हम कुछ टिप्स लिख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होती है जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अभी आपने देखा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि मान लीजिए जैसे अब हमारी
11 से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लीजिए अर्थ जी, यहां पर आपने इस h हाइट के ऊपर आपने इस बॉडी को, ये जो बॉडी थी इसका मास अगर m था, इसको मैंने जब h हाइट पर लिया था तो यहां पर मान लीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी कितने बच्चों, mgh। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है यहां पर। अब बच्चों इस पॉइंट पर जाने के लिए तो काफी रास्ते हैं। मान लो कि इस पॉइंट से मैं ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता हूं, इस पाथ से भी जा सकता हूं, मैं इस तरह भी जा सकता था। तो बच्चों कि अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हर रास्ते के ऊपर अलग अलग हो, मतलब इस रास्ते से जाऊं तो कुछ और निकले आंसर, इस रास्ते से जाऊं तो कुछ और निकले, इस रास्ते से जाऊं तो कुछ और निकले, तो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर एक ही पॉइंट के ऊपर तो हजारों किस्म की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमने जो प्रूव किया था 11th में कि ये जो वर्क डन हम करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड के बीच में, वो वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। और क्योंकि वो जो वर्क डन होता है बच्चों, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, जो मैंने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरा वर्क डन अगर पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब कि हर जिस अलग अलग रास्तों से अगर मैं जाऊंगा उस पॉइंट के ऊपर, तो फिर अलग अलग उसी एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट किस्म की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वो बच्चों कभी डिफाइनेबल नहीं है। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स whose work done does not depends upon the path। पाथ के ऊपर उसका वर्क डन या बच्चों को डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी तरह अब आप देखिए कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स हो तो वो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है। इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, कूलॉम सलाह वाली फोर्स है, तो वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स की एक और विशेषता है कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर से वैरी करती है, इसी तरह जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी बच्चों, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ये आपको पहचानने के तरीके थे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। उसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो हम कंजर्वेटिव फोर्स में ही डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी तो वो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो फिर एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट रास्तों से अगर आप जाओगे तो वहां पर एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट किस्म की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो वो डिफाइन कैसे करोगे, वो डिफाइन नहीं हो सकती। ये बच्चों आपको थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना था। अब आप समझे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आपकी आती है। देखिए लॉजिक बिल्कुल सेम है जो भी आपको समझाया मैंने 11th का, इसमें कोई नया नहीं है, लॉजिक सेम है। यहां पर मान लीजिए कि ये बच्चों मेरे पास कोई चार्ज है, एक्सपोज करो कि ये मेरे पास एक चार्ज है Q, ये मेरे पास एक चार्ज है, कोई चार्ज प्लेट रखी है, जो कुछ रखा है। अब आपको पता है कि बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां पर जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंफिनिटी तक चलेगी ऐसे, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चारों तरफ जो है वो इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी, ये चलेगी। वो अलग बात है कि जो जो आप दूर दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती रहती है, क्योंकि आपके पास फार्मूला था Q/r², कि जो जो आप r बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो घटती चलती है। और अगर आपका r जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था एट r इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी, इन्फिनिटी की होगा। और बच्चों सपोज कीजिए कि यहां पर मैं एक इधर एक चार्ज रखते हैं हम Q0, और इस चार्ज का इधर पॉइंट लेते हैं A पॉइंट और ये B पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं A और B इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
अब बच्चों ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी बच्चों, मैं एफ ई से डिनोट करने लगा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पीछे वाले लेसन में हमने डिस्कस किया हुआ। अब बच्चों कि इतना तो आपको पता है कि अगर मैं इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक इसके पास लाऊं, मतलब एक भी मूव दिस Q0 चार्ज टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, देन दिस चार्ज रिपेल्स दिस चार्ज, and to overcome the repulsive force between these two charges, I have to do work against the repulsive force। तो यहां पर क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लाने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और जब मैं अगेंस्ट फोर्स के वर्क करूंगा बच्चों, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि वो जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन जो होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जो मैं इसको चार्ज को पास लाऊंगा, वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अपनी ग्रेविटेशन फील्ड में पढ़ा था। अब बच्चों, अब इस चार्ज को हमने लाना कैसे है, इसके ऊपर थोड़ी आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कि जब मैंने चार्ज को चलाऊंगा, कि यहां से यहां मैं बोल रहा हूं कि मैंने चार्ज को लाना है, तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कि जितनी बार आप बुक्स पढ़ते हो उस बुक्स में आपको कंफ्यूज करेंगे ये पॉइंट, तो इनको ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जिस चार्ज को हमने लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो चार्ज होना चाहिए, मान लीजिए Q0 चार्ज है, ये अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल होना चाहिए। दिस चार्ज शुड बी स्मॉल चार्ज होना चाहिए। अब स्मॉल क्यों बोला बच्चों, क्योंकि अगर ये चार्ज खुद बड़ा होगा तो ये चार्ज हो सकता है कि ये चार्ज खुद इसको रिपेल करके यहां से भगा दे, तो फिर आप क्या करोगे कि यहां पर वो जो एग्जैक्ट आपको एक चार्ज को फिक्स करना पड़ेगा, फिर ये वाला चार्ज इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर सकता है, इसलिए आपको ये वाला चार्ज है यहां पर फिक्स रखना पड़ेगा। इस चार्ज का बच्चों यहां पर फिक्स करोगे किसी भी तरीके से। अगर आपके पास मुझे चार्ज का मतलब होता है कि कोई आप चार्ज प्लेट लगा सकते हो यहां पर, ये ऐसे है, तो आपको ये चार्ज हैवी रखना है और जिसको लाना है बच्चों वो छोटा रखना है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि चार्ज शुड बी स्मॉल सो दैट दिस डज नॉट डिस्टर्ब द जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोर्स चार्ज। बच्चों नंबर 2 आपने याद रखना है कि ये जो चार्ज मैं यहां से लाऊंगा, इसको जब मैं इस फील्ड के अंदर लाऊंगा, तो चार्ज शुड मूव स्लोली लाना है इसको, ये नहीं कि तेजी से खींच के लाना है, स्लोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। विद कांस्टेंट स्पीड। बच्चों ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा इग्नोर कर देता है। हम सोचते हैं कि चार्ज को लाया जी यहां से यहां, सीधी डेफिनेशन बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पूरी एक लाइन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्ज को लाना है तो कैसे लाना है। चार्ज शुड मूव स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड। इस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इस चार्ज को स्लोली लाना है इसकी तरफ, कांस्टेंट स्पीड। अब बच्चों क्वेश्चन यहां पर आता है कि कांस्टेंट स्पीड कैसे इसकी करनी होती है। अब देखिए अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, देखिए इफ स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मान लीजिए इस चार्ज को मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड से लाना है, तो बच्चों उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। फिर आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए वेलोसिटी v है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की कितनी होती है, 0। तो अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब कि dv/dt 0 हो जाएगा, तो विच इंप्लाई एक्सेलरेशन 0 होगी। इट मींस कि व्हेन वी मूव द चार्ज Q0
from one point to another point inside the electric field, this charge should move with zero acceleration. Zero acceleration means कि with constant speed. अब बच्चों यहां पर देखिए, ये तीसरा पॉइंट आपको समझ आया इसका। फोर्थ पॉइंट बच्चों आप समझिए इसका कि अगर एक्सेलरेशन इसकी जीरो है, मान लीजिए इसका मतलब कि आप इसको मूव कराना है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर इस चार्ज की एक्सेलरेशन जीरो होगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों की फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस चार्ज की एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ए जीरो हो जाएगा तो विच इंप्लाय बच्चों एफ भी जीरो होना चाहिए। व्हाट इज दिस एफ? एफ इज द नेट फोर्स बच्चों, जो न्यूटन लॉ में एफ को सिंगल फोर्स नहीं, एफ इज द नेट फोर्स, मतलब कि वो किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस पड़ रही है, टोटल फोर्सेस पड़ रही है, उन सभी का टोटल सम जीरो होना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब ये चार्ज यहां से हम चलाएंगे उसके ऊपर नेट फोर्स बच्चों कितनी होनी चाहिए? जीरो। अब अगर किसी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी बच्चों तो इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्सेस पड़ रही हैं? इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, और जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाऊंगा तो एक फोर्स मुझे भी लगानी पड़ेगी जिसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स कि दिस चार्ज इज एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Number one is the electric force away from this charge and external force is towards the charge. So this is the total force acting on this. So according to this logic कि net force zero होनी चाहिए। Net force zero मतलब कि F external plus F electric दोनों का सम बच्चों जीरो होना चाहिए। अगर दोनों का सम जीरो होगा तो इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ विच इंप्लाय कि एक्सटर्नल फोर्स जो होनी चाहिए वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स के। ये जो मैं फोर्स लगाता हूं, दिस फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों अभी मैंने डेफिनेशन इसकी डिफाइन नहीं की है, अभी आपको बता रहा हूं कि ये एक टर्म जो इसमें आती है कि डिस्चार्ज शुड मूव विद कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके पीछे की थ्योरी क्या है वो आपको जब समझ आएगा फिर आप ये डिफाइन करो कि चार्ज स्टेशन जो है वो स्मॉल होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स का मतलब कि इसके ऊपर जितनी फोर्सेस पड़ रही हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो जीरो होना चाहिए। वो जीरो हुआ, जैसे इसके ऊपर दो फोर्सेस पड़ रही थी तो दोनों का सम करके जब जीरो हुआ, इससे हमें साबित हो गया कि जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, दैट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। और बच्चों लास्ट पॉइंट आप यहां से समझिए कि इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि वर्क डन जो होता है बच्चों को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स अब यहां से यह साबित हुआ कि जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कि जितना मैं यहां से यहां वर्क करता हूं उतना ही वर्क बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स यहां से यहां करेगी। ये दोनों वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन ना होगी, एक फोर्स बड़ी या एक फोर्स छोटी हो जाए, फिर क्या होगा बच्चों? फिर क्या होगा? मान लीजिए कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं पड़ती, कोई ये फोर्स बड़ी हो जाए इससे, या ये फोर्स इससे बड़ी हो जाए, फिर क्या होगा? फिर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी तो ये बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के बजाय वेरिएबल स्पीड से चलेगा। जब वेरिएबल स्पीड हो जाएगी बच्चों तो इसमें किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो किनेटिक एनर्जी जब आएगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी हम एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते क्योंकि कुछ किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों ये सारा सिस्टम चल रहा है कि हमें क्या क्या लेना है,
तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें क्या लॉजिक है, ये क्या डेफिनेशन करने। सबसे पहले आपने समझ लिया कि जब हम चार्ज को लाएंगे तो वो चार्ज के साथ क्या क्या होना चाहिए, तो ये आप समझ। अब बच्चों इसके आगे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों ये। अब होप्स आपको बेसिक समझ आ चुका होगा इसकी पीछे की थ्योरी क्या है। अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई चार्ज Q है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहां से कोई किसी चार्ज को Q चार्ज को इधर मैं लाता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता हूं, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा जिस पॉइंट पर भी ले जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इसमें कंडीशन आपको समझो तो आ गया कि ये चार्ज कैसे आना चाहिए, ये चार्ज स्लोली आना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से आना चाहिए, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 पड़ेगी, जितनी एक्सटर्नल फोर्स होगी उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, जितना मैं वर्क करूंगा टुवर्ड्स द चार्ज उतना ही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस चार्ज को यहां पर कहीं लाता हूं, मान लीजिए इसको उठाकर मैंने यहां लाया, तो इसके अंदर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब मैंने वर्क किया, वर्क करने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जब बच्चों ऐसे ही समझिए, ये वाली लॉजिक आप ऐसे समझो कि ये वाला चार्ज ऐसे समझो कि ये वही जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग वाला कंसेप्ट कि ये मान लीजिए ये चार्ज ये दीवार है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्प्रिंग बोल देते हैं और ये जो चार्ज था बच्चों इसको हम छोटा मास कर देते हैं। सेम लॉजिक से जोड़िए, जैसे जब मैं इस मास को इधर करता हूं तो ये स्प्रिंग जो है वो प्रेस होता है, इसी तरह यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समझ लीजिए स्प्रिंग है। जब मैं चार्ज को पास लाता हूं वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा। जैसे स्प्रिंग के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सारी स्टोर होती है, स्प्रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसी तरह इसके बीच में क्या है, इसके बीच में बच्चों क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे जैसे मैं चार्ज को पास लाऊंगा तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सही मायने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। ऐसे तो हम सिंपल भाषा में बताते रहते हैं कि इस पॉइंट में चार्ज इसके अंदर स्टोर हुई एनर्जी, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये पूरे सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे देखो आप ये स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर थी, इस तरह आप ऐसे मानिए कि ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्रिंग मानिए और आप इस चार्ज को यही मास मानिए। जैसे मैं मास को दबाता हूं ऐसे समझिए कि स्प्रिंग जो वो दबेगा, जब दबेगा स्प्रिंग बच्चों ऐसे तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर होती है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अब यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर मान लीजिए इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर होगी U। अब मैं जैसे यहां से मास को जब छोड़ता था तो ये मास आगे चलता है, इसी तरह चार्ज को मैं इस पॉइंट से छोड़ूंगा तो इसकी जब ये भागेगा आगे बच्चों तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां कन्वर्ट होगी, किनेटिक एनर्जी में। तो जब ये भागेगा यहां पर तो इसकी किनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चलेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटती चलेगी। और लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर किनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी का सम जो है वो बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये आपको लॉजिक याद रखना है कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से छोड़ता हूं तो ये चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो वापस भागेगा और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पूरे रास्ते में किसी भी पॉइंट के ऊपर सम टोटल ऑफ किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। ये बच्चों आपने देखा। अब बच्चों अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि ये चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं A और B। तो मैं इस चार्ज को जब मैं A से B लाऊंगा, मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका dx है।
तो जब मैं इसको लाऊंगा इधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वो बच्चों वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कैसे निकालूंगा, वो होगा इंटीग्रेशन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब इधर जो फोर्स लगाऊंगा बच्चों, वो आएगी आपकी एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं वो वर्क डन करेगी, तो आएगी एक्सटर्नल फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये वर्क डन मैंने किया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इस चार्ज को लाने के लिए। ये आपका वर्क डन का मैथमेटिकल फार्मूला। इसको बच्चों आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये मैंने वर्क डन किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रही है। तो इसी इंटीग्रेशन को अगर मैं बोला जाए कि आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क डन किया वो निकालना, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट है। तो इसका मतलब कि मैं यहां पर लगाऊंगा माइनस आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वर्क डन हो गया बच्चों। अगर इसका मतलब जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करेगी वो नेगेटिव होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपको बच्चों याद रखना। अब बच्चों जब मैंने यहां से यहां वर्क डन किया, तो वर्क डन करने से हुआ क्या, वर्क डन से क्या हो रहा है, जब मैं इसको पास ला रहा हूं तो वर्क डन जब मैं करता हूं तो होता क्या है, वर्क डन मेरा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि मैंने इस चार्ज को पहले यहां पर लाया होगा, तो यहां पर मैंने वर्क किया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। तो मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में लिखता हूं यू आई। फिर मैंने चार्ज को उठाकर यहां पर लाया होगा, तो मुझे और वर्क डन किया मैंने, क्योंकि मैं इसके पास जैसे जैसे जाऊंगा तो मुझे ज्यादा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यूएफ है, फाइनल है। तो जब मैं इसका मतलब हुआ कि हर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि आपको हर पॉइंट के ऊपर चार्ज को लाना पड़ेगा, किसी पॉइंट के ऊपर कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसी पॉइंट पर ज्यादा होगी, लेकिन आपको हर पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने दो एग्जांपल के लिए पॉइंट बनाए हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज था Q0, इसको मैंने पहले यहां तक लाया, तो मैंने वर्क डन किया मान लीजिए W1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई UI। इस चार्ज को मैंने जब यहां तक लाया तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले यहां से यहां तक मैंने मान लीजिए W1 वर्क किया। अब इधर से इधर तक आने के लिए मुझे यहां तक इतना तो करना पड़ेगा, इसके आगे और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो W2 वर्क होगा वो यहां तक होगा, तो वो और पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वर्क डन कहां पर ज्यादा हुआ, वर्क डन ज्यादा हुआ मुझे यहां पर आने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगी वो बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से। मतलब कि चार्ज के पास जैसे जैसे आप चार्ज के पास आओगे, इस चार्ज के पास आओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा होना चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूं टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये वर्क डन से हो क्या रहा है, दिस वर्क डन इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। आप ये लिखिए, दिस वर्क डन increases the potential energy and जैसे मैं यहां पर देखता हूं कि मैंने ए से बी वर्क डन किया, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं डेल्टा यू लिख देता हूं। तो डेल्टा यू हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी।
कहने का मतलब है कि जो मैं वर्क कर रहा था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, चार्ज को जब मैं ला रहा था ए पॉइंट से बी तक, तो उस वर्क डन से हुआ क्या? उस वर्क डन से क्या हुआ कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। दिस इज, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही हुआ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके बराबर हुआ बच्चों? वर्क डन का। तो हम लिख सकते हैं कि दस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होगा बिटवीन टू पॉइंट्स वो किसके बराबर होगा? यू माइनस यू आई वो किसके बराबर होगा? वर्क डन, ये किसके बराबर है? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स कि नो वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डेफिनेशन बच्चों यहां पर क्या आएगी? डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको डिफाइन कीजिए। तो क्या आएगा आंसर? कैसे आप डिफाइन करोगे? आप लिखोगे, इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done, as the amount of work done to move the charge Q0 कैसे आपने इस चार्ज को चलाना है? टू मूव द चार्ज Q0 विथ, मैं एक पॉइंट लिखूंगा, विथ जीरो एक्सेलरेशन। तो वो आप समझ लीजिए कि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वही था कि इस चार्ज को स्लोली लाना है, कांस्टेंट स्पीड से लाना है, ताकि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो और इसका वर्क डन और इसका वर्क डन इक्वल। वो डिटेल में मैंने आपको सिर्फ इसी के लिए मैंने 10 मिनट का लेक्चर दिया था कि जीरो एक्सेलरेशन का लॉजिक समझाने के लिए, वरना रटा लगाना हो तो डेफिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते नहीं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या लाइन लिखी हुई है, वो सीधा बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन ऐसी बात है, टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बच्चों अब आपकी डेफिनेशन बनी है सही कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या किसके बराबर होगा? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपने वर्क किया है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, विद जीरो एक्सेलरेशन, बच्चों उसको ज्यादा डिटेल है, जीरो एक्सेलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अब हम इस रिलेशन को हम ऐसे ले सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो वर्क डन था बच्चों को किसके बराबर था? आपने लिखा था AB F एक्सटर्नल डॉट DX, या बच्चों ये वाला वर्क डन उसके अपोजिट होता था, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि A से B, इस एक्सटर्नल की जगह ले सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट DX। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना, ये अब तक हमने सीखा है
कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर आपको निकालना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगेंस्ट। और कैसे वर्क डन करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि चार्ज को कैसे लाना है। अब बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्क डन हो रहा है, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। आप ए से बी जिस मर्जी पाथ से आइए बच्चों, ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो सेम रहेगी। और मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूं। मान लीजिए आपने ए से बी आए, ए पर पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए आपकी 50 जूल थी और बी पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 70 जूल है। अब मुझे बताओ कि जब यहां से यहां आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आया? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया फाइनल माइनस इनिशियल, वो मान लीजिए अगर 70 माइनस 50 20 जूल। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो 20 जूल है। और वो कैसे आया? जब आपने इस किसी एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो वर्क डन जो आपने किया ए से बी, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था वो वर्क डन के बराबर है। अब बच्चों यहां से कंफ्यूजन होती है कई बार। अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्क डन हम यहां से यहां ही क्यों लें? ये मैं ये रास्ता लूंगा, बच्चा कहता मैं इस रास्ते से आऊंगा तो इस रास्ते से आऊंगा। तो बच्चों अगर इस रास्ते से आऊं या इस रास्ते से आओ, अगर इस रास्ते से आओ, अगर तो वर्क डन रहे सेम तो फिर तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहेगा सेम। तो अगर ये जो वर्क डन इस रास्ते से अलग हो जाए, इस रास्ते से अलग हो जाए, इस रास्ते से अलग हो जाए, इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो अलग अलग आएगा। तो इसीलिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये बात अगर तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर जो वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन ही नहीं कर सकते। फिर तो अलग अलग एक ही दो पॉइंटों के बीच में अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आप डिफाइन अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो वो डिफाइन ही नहीं हो सकते बच्चों। इसीलिए आपने याद रखना है कि WAB is independent of path from A to B. क्यों? Because electrostatic force is conservative, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बच्चों, अब यहां पर ये आपको मसला हुआ, यहां तक अब आपने समझा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकता हूं सिर्फ, मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूं। लेकिन अब मुझे अगर ये क्वेश्चन आता है कि मुझे किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मान लो मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं या इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो वो कैसे निकालूं? वो तो यहां से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वो इसके बराबर होता है। तो एक पॉइंट के ऊपर हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालें? तो अब बच्चों अगर सीखिए इस लॉजिक को कि अभी आपने पढ़ा कि जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो अगर मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालिए, तो वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये निकली मेरे पास। अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट, मान लो मैं सिर्फ चाहता हूं कि सिर्फ बी पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो फिर मैं क्या करूं बच्चों? अगर मुझे सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, मान लो बी पर निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पॉइंट को बच्चों, एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। मान लीजिए इफ मैं यहां पर यू ए जीरो कर दूं, सपोज कीजिए यू ए क्या है?
यू होगी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दूं तो तब ये जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी मेरी ए की पॉइंट पर निकल सकती है। यू बी माइनस जी जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक पॉइंट पर आ सकती है। तो अब यहां पर मसला यह बन गया कि मुझे एक पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ेगी। तो अब मुझे इस पॉइंट को जीरो पर कैसे करूं, मैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो करूं। तो इसलिए बच्चों आप देखिएगा डायग्राम दोबारा से, ये चार्ज है, ये ए पॉइंट था, सॉरी ये बी पॉइंट था। पहले हमने ए पॉइंट ये रखा था, ए पॉइंट से मैंने चार्ज को लाया था यहां पर, और इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ डिफाइन हो सकी। लेकिन अगर मैं सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या सीखा यहां पर कि एक पॉइंट निकल सकती है अगर दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने के लिए बच्चों कहां पर होगी, आपको पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट था, अगर मैं इसको इंफिनिटी पर ले लूं, मतलब ए पॉइंट अगर कहां पर हो जाए, इंफिनिटी पर हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर मैं ए पॉइंट को इंफिनिटी पर रखूंगा तो मतलब कि वो जो चार्ज में पहले ए से बी ला रहा था वो चार्ज अब मुझे कहां से लाना है, इंफिनिटी से लाना है बी पर। और इंफिनिटी पर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि इंफिनिटी के ऊपर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² होती है। तो अगर आप r मतलब डिस्टेंस इस पॉइंट का इस चार्ज से इंफिनिटी ले लोगे तो 1/∞ जीरो होगा। तो जब इस चार्ज के ऊपर बच्चों फोर्स जीरो पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो पड़ेगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, क्योंकि F = Q ही होता है। तो इसका मतलब कि इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही। जब इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तो यहां पर इसकी जो एनर्जी होगी वो भी बच्चों कितनी होगी, जीरो होगी। अब इसका मतलब है कि मुझे अगर एक पॉइंट पर, अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दूसरे पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट मुझे इंफिनिटी पर लेना पड़ेगा। मतलब कि वो जो चार्ज में ला रहा था ए से बी तक, वो चार्ज आप मुझे इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, तब मुझे सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। तो अब देखिए यहां पर कि अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल, मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, कोई एक पॉइंट पर अगर मुझे डिफाइन करनी, पहले तो मुझे निकाली पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, क्या होगी, इज डिफाइंड क्या आएगा बच्चों, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, अब वर्ड डालना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विद जीरो एक्सेलरेशन, वही लॉजिक रहेगा। तो इसी तरह आपको समझ लिया कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, और अगर आपको सिंगल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा बच्चों जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये आप बात याद रखना, आप तब तक, जब तक आप एक रेफरेंस पॉइंट नहीं निकालते तब तक आपको सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। और मैं इसको थोड़ा सा आपको बेसिक उससे बताऊं, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग और मास वाली मेरी एग्जांपल थी। तो देखिए अब जैसे ये इंफिनिटी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, ये मास को अगर मैं ना स्ट्रेच करूं ना कंप्रेस करूं तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब देखिए यहां से, अब मैं जीरो, पहले बॉडी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर रखना है, फिर उसको बच्चों में कंप्रेस करता हूं तो फिर वो जितना मैं वर्क करूंगा, मान लीजिए पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मान लीजिए मैंने यहां से यहां इसको वर्क किया 50 जूल का, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अब इस पॉइंट पर कितनी आएगी, पहले जीरो थी, 0 + 50 = 50 जूल। तो इसीलिए आपको याद रखना है, इस एग्जांपल को इससे भी लेना है कि पहले आपको अगर सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिस पॉइंट, पहले उस बॉडी को रखना पड़ेगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखिए और एग्जांपल, जैसे आप देखिए अर्थ वाले एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे इस एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं इस बॉडी को पहले कहां रखूंगा, मैं पहले इसको हवा यहां से थोड़ी उठा के ऊपर ले जाऊंगा,
पहले मैं इस बॉडी को रखूंगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अब यहां से मैं वर्क डालूंगा इसके बीच में। जब मैं यहां से उठाऊंगा तो तब मुझे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। मान लीजिए मुझे यहां से यहां वर्क डन किया है इसको उठाने के लिए 100 जूल, तो यहां पर अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? पहले कितनी थी? 0। अब हुआ 100 ऐड तो 100 जूल। ये इस तरह। तो मोटी बात आप याद रखिए कि अगर आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको पहले उस बॉडी को ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो मैंने आपको 11th के साथ 12th की दोनों, जैसे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0 इन्फिनिटी पर होती है, जैसे अर्थ के ऊपर बॉडी को उठाना यहां पर स्प्रिंग वाले एग्जांपल बता दें ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो अब बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी अब आपने सीखा कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई चार्ज है Q, अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चार्ज कहां पर रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी के ऊपर। फिर मुझे उस चार्ज को वर्क डन जो करूंगा, वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कैसे? विद 0 एक्सेलरेशन। अगर मैं इस चार्ज को यहां पर लाता हूं तो फिर बच्चों क्या होगा? आप मत कंफ्यूजन में रहना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकली है। नो, यहां पर लाओगे तो इसकी, इस पूरे सिस्टम की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो मैंने एग्जांपल दी, जितना पास लाओगे उतना स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्रेस होगी और उतनी उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी और उतनी तेजी से वो आगे चल जाएगा। मैं कैपेसिटर में आपको इसका लॉजिक डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहे थे। अब जो पोटेंशियल एनर्जी पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर एक और लॉजिक हम डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक चार्ज है Q और मुझे बोला जाता है कि यहां पर इन्फिनिटी पर एक चार्ज पड़ा है 5 कूलम का। 5 कूलम का चार्ज यहां पर लाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? अलग होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए U1 है। अगर मैं 10 जूल करता हूं, 10 कूलम का चार्ज करता हूं, फिर क्या होगा? इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये वाला चार्ज कोई 100 कूलम का चार्ज है। बच्चों क्यों ऐसी अलग अलग होगी? मैं एक ही पॉइंट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखिए 5 और ये 5 वाला इसके पास लाऊंगा तो इनके बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन अलग होगी। इसको लाऊंगा अगर इधर पास तो इसकी और इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन अलग होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर U2 होगी। अगर मैं 15 कूलम का चार्ज लाऊंगा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अलग निकलेगी। कहने का मतलब है कि अगर मुझे अलग अलग चार्ज यहां पर लाऊंगा तो मुझे अलग अलग टाइम्स में अलग अलग चार्जेस की, मुझे अलग अलग टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और ये बच्चों बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। अब इस मसले को हल करने के लिए एक लॉजिक बनाया गया कि मान लीजिए कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक कूलम चार्ज को यहां पर लाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ ये समझ आ जाए कि एक कूलम चार्ज के अंदर यहां पर कितनी एनर्जी आती है, तो फिर मुझे सभी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे एक कूलम चार्ज को लाने में मुझे पता चल गया कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है, तो मुझे को बोलेगा 5 कूलम में कितनी होती है, तो मैं 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे पूछेगा 15 कूलम में कितनी होती है, मैं 15 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक कूलम की मुझे अगर समझ आ जाए तो मुझे अब बार बार इससे छुटकारा मिल जाएगा। जैसे बच्चों आप जैसे सपोज कीजिए हम मार्केट में जाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आपको नोटबुक्स चाहिए होती है, तो आप बाजार में क्या पूछते हो कि 5 नोटबुक्स की कितनी कीमत है या 7 नोटबुक्स की कितनी कीमत है, या आप क्या पूछते हो कि एक नोटबुक की कितनी कीमत है। तो वो जो एक नोटबुक की कीमत पूछना इजी रहता है। मान लो मुझे उसने बोला कि एक नोटबुक आपकी 20 रुपए की है, तो आप किसी भी, अगर आपको 10 लेनी है, 12 लेनी है, 15 लेनी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको ये याद रखना पड़े नहीं 7 की इतना रेट है, 5 का इतना रेट है, 15 का इतना रेट है, फिर तो आप
ये कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया। इसलिए मुझे अगर एक चीज का अगर मैं यहां पर ये फाइंड कर दूं कि व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, देन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ एनी नंबर ऑफ चार्जेस। तो बच्चों ये जो होता है यहां पर एक कूलम चार्ज को यहां पर जो मैं लाऊंगा तो वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए, एक यूनिट चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आगे मैं क्या करता हूं कि बाकी सभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। तो जैसे ये वही सीन हो गया कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये वही केस हो गया कि आपको कैसे याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों निकाला ये आपको तो समझ आए कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी टू मूव द यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। या वैसे बोलिए कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब देखिए बच्चों कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब जैसे आपको यहां पर एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं चीज कि मान लीजिए कि आपकी यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि चार्ज है और इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अगर बच्चों 10 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज वो 10 जूल है। ये मतलब हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज कितनी है? 10 जूल है। तो ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो 10 जूल है। मतलब कि अगर आपने इंफिनिटी के ऊपर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है तो उस इंफिनिटी से अगर हम इस पॉइंट पर लाते हैं तो वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, वो जो वर्क डन करूंगा इंफिनिटी से टी पॉइंट पर, वो वर्क डन होगा 10 जूल का। ये है बच्चों सिंपल लॉजिक कि अब आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज में कितनी एनर्जी होगी, और इससे में सारे मसले हल हो जाते हैं कि मुझे बार बार अलग अलग किस्म की पोटेंशियल एनर्जियां नहीं निकालनी पड़ती। अब बच्चों आगे देखिए आप कि एक डिफाइन हम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चार्ज है, ये पॉइंट बी है बच्चों, इसकी दूरी आर है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या होगा? एक तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको दूसरा इसको कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज है, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी पर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड as the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to this point without acceleration against the electric field। वो बच्चों आपको लाइन में बोलनी है।
और इलेक्ट्रिक अगर आपको बोलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन, तो आपने यूनिट चार्ज की बजाय कोई चार्ज लेना है। वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप इस चार्ज में यूनिट कर लेते हो तो उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आपको समझ आ चुका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल एनर्जी बाय यूनिट चार्ज, या वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी में ले लेता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको लेना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बच्चों मान लो कि आपको बोलता है कि एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो कि मैं यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं, ये ए और बी दो। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब मुझे निकालना है कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो VA है और यहां पर पोटेंशियल है VB। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि दोनों 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, ये हो गया इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज के पास है और मुझे इंफिनिटी से जब मैंने चार्ज को लाया था इस पॉइंट तक, तो यहां पर मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ा, इसलिए यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर इससे कम होगा। और आपने देखा कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होता है, एक इंफिनिटी के ऊपर चार्ज मैंने रखा था 1 कूलम का इंफिनिटी से, तो क्या होता है पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी माइनस वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। मतलब इसको Q0 का लिखते हैं, Q0 का मतलब Q0 चार्ज है, डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, यूनिट चार्ज। अब बच्चों इसमें देखिए ये Q0 आपका एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा W इंफिनिटी B माइनस W इंफिनिटी A। का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन कहां से कहां, ये यहां से यहां हो गया B तक हो गया, इंफिनिटी से लेकर B तक वर्क डन, और ये वाला हो गया वर्क डन बच्चों इंफिनिटी से लेकर A तक। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो इसमें से ये माइनस करूं तो बाकी बचेगा ये क्या बनेगा, वर्क डन A से B। ठीक है बच्चों, यहां से इतनी लाइन को इस लाइन से माइनस करो तो बाकी क्या बचेगा, यहां से यहां तक वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बच्चों क्या डेफिनेशन बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है, वर्क डन कितना होगा। और सिर्फ पोटेंशियल निकालना हो तो आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाना है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर होगी तो आपको इंफिनिटी से चार्ज यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट होगा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा एनी चार्ज, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है। तो ये बन गया बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इसका जो यूनिट बनेगा वो यूनिट आपका आ जाएगा, ये वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं।
अब आओ बच्चों समझो यहां पर कि सपोज कीजिए ये मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए कोई वायर है, इसके साथ मैंने एक बैटरी लगा दी। सपोज कीजिए बैटरी लगाता हूं मैं 1 वोल्ट की बैटरी। तो 1 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी कि यहां पर इस और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए, उधर बी हाई कर रहा, तो हम इसको भी बी हाई कर लेते हैं। वी बी और बी ए, ये नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल चला गया और बी वाला हाई पोटेंशियल, जैसे यहां पर कि पॉजिटिव चार्ज के पास जो है वो हाई पोटेंशियल आएगा। अब बच्चों यहां पर अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी में लगाया 1 वोल्ट। तो इसका क्या मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि दिस बैटरी डज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका 1 वोल्ट है, इट मींस कि 1 joule of work is done to move the 1 coulomb charge from one point to another point। अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका बच्चों कुछ और होता, मान लीजिए 12 वोल्ट होता, तो इसका क्या मतलब होता? पोटेंशियल डिफरेंस कौन लगाएगा? वो लगाएगी आपकी बैटरी। बैटरी का जब बैटरी लगाते हैं तो एक तरफ हाई पोटेंशियल हो जाता है, एक तरफ लो हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ कि 12 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी कि 12 जूल में 12 जूल वर्क करेगी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब बच्चों आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। कि मान लीजिए आपको ये 2 पॉइंट है ए बी, अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका और 12 वोल्ट का है, इट मींस क्या वही, आप इसी को लो लो इसी को हाई लो, बार बार कंफ्यूजन होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक कूलम चार्ज को ए से बी लाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा 12 जूल। और इसका रिवर्स अगर आप सोचिए कि अगर ये चार्ज वापस उस साइड जाए, छोड़ो अगर मैं इसको वापस छोड़ू तो ये चार्ज जब यहां से यहां जाएगा तो ये इतनी ही एनर्जी 12 जूल की एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इस चार्ज को यहां से यहां लाऊंगा तो मुझे पोटेंशियल रिस्टोर होगी, अगर इसको छोड़ूंगा तो जितना मैंने वर्क किया था उतना ही वो रिलीज करेगा। तो ये बच्चों आप थोड़ा सा याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम देखते हैं इसका अब लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझिए लाइन इंटीग्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें बताएगा? अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका क्या मीनिंग होगा? फिजिकल मीनिंग क्या है? अब जो समझे कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, और आप क्या कीजिए यहां पर मैं को 2 पॉइंट ले लेता हूं ए और बी, और यहां पर मैं रखता हूं कोई चार्ज Q0 ए पॉइंट पर। इस चार्ज को मैं ए से बी ले जाना चाहता हूं, सपोज कीजिए। तो बच्चों मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब देखिए जरा, इसको मैं अगर इस साइड लूंगा तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एक लगेगी इधर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी बच्चों Q0E। और अगर मैं इसको इस साइड लेना चाहूंगा तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स के
बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। मैंने आपको भी बताया था कि ये जो चार्ज चलेगा ये एक जीरो एक्सेलरेशन से चलना चाहिए और कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए। अब बच्चों यहां पर एक लॉजिक समझिए कि जो जो मैं मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है तो सपोज करो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रही है। अब जैसे जैसे मैं इस चार्ज को आगे आगे ले जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक लॉजिक आप यहां पर समझिए कि जैसे जैसे मैं इस चार्ज के, मान लीजिए चार्ज Q है, इसके मैं पास आऊंगा, ये चार्ज अगर मैं इधर उधर लेता हूं इसके पास, तो ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मैं थोड़ा सा मैप बना लूं। ये मान लीजिए Q चार्ज है, ये ऐसे, तो ये 1 पॉइंट लेता हूं, 2 पॉइंट लेता हूं, 3 पॉइंट लेता हूं। अब देखिए अगर मैंने Q चार्ज यहां पर रखा था तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो बच्चों स्मॉल होगी। अगर ये यहां पर आएगा तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहां पर लगाऊंगा इसको बिल्कुल पास, तो इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों ज्यादा होगी। मतलब आप हाँ सोचिए कि पूरे पाथ के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी कर रही है। अब इसका मतलब है कि इसको काउंटर करने के लिए ये तो आगे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ Q0E, इसको अब मैंने क्या करना था, इस फोर्स को कैंसिल करना था ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 पड़े। तो मुझे दूर जब होगा तो यहां पर मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी इस साइड, थोड़ा और आऊंगा तो और ज्यादा लगानी पड़ेगी, इधर आऊंगा तो मुझे इसके बराबर और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि पूरे रास्ते में जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक जैसी फोर्स नहीं है। वो देखिए जो जो मैं पास पास आ रहा हूं मुझे फोर्स क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए आप पहले बात समझिए कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो इसका मतलब कि अब मैं यहां से यहां पर अगर मुझे वर्क डन निकालना है इस चार्ज को निकालने के लिए, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वर्क डन A से B सीधा फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकता हूं? तो बच्चों ये नहीं आएगा, ये वाला फार्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला तब वैलिड होता है कि अगर आपकी जो फोर्स हो ये कांस्टेंट हो, अगर ये फोर्स एक जैसी हो। लेकिन ये देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इसीलिए मुझे ये डायरेक्ट फार्मूला में कांस्टेंट फोर्स वाला वर्क डन नहीं लगा सकता। अब मैं करूं क्या, अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक क्या करूंगा कि पहले मैं इसके इस पाथ को स्मॉल छोटे 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 लेंथ के ऊपर इसकी वर्क डन निकाल लूंगा। मान लो पहले ये और ये पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं रख लेता हूं कितना, मान लीजिए dr डिस्टेंस रख लिया मैंने। और बच्चों डिफरेंशिएशन में हम पढ़ाते हैं कि जो dr डिस्टेंस है वो अप्रोचेस टू, मतलब ये डिस्टेंस होता है कि समझ लो कि ये दोनों का ये जो डिस्टेंस होता है dr, ये इतना छोटा होता है कि ये बिल्कुल अप्रोचेस टू 0 के बराबर होता है। तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे, ये और ये पॉइंट, ये बिल्कुल समझ लो कि ये सेम ही पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंटों के ऊपर, चाहे मैं इस पॉइंट पे लूं चाहे इस पॉइंट पर लूं, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर ये जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तकरीबन क्या होगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको स्मॉल वर्क डन निकाल लूंगा। तो स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr against the इलेक्ट्रिक फोर्स इज। तो बच्चों अब यहां पर स्मॉल वर्क डन पहले आपको निकालना पड़ेगा, F डॉट dr। पहले छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी छोटे से डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स कांस्टेंट होगी, तभी मैं ये डायरेक्ट फार्मूला स्मॉल डिस्टेंस पर ये फार्मूला लगा सकता हूं।
बड़े डिस्टेंस पर नहीं, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग। अब ऐसे ही मुझे ये छोटा वर्क डन मिल जाएगा। अब ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे वर्क हो गए यहां से यहां तक, उन सभी को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे यहां से यहां तक वर्क डन मिल जाएगा। और वो ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो देयरफॉर टोटल वर्क डन जो आप निकालोगे, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बच्चों जो निकलेगा वो आएगा, इंटीग्रेशन कीजिए इसकी ए से बी एफ। ये एफ कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट प्रोडक्ट टी। तो ये बच्चों आपका निकल जाएगा टोटल वर्क डन। आप यहां से लिख लीजिए कि W इज इक्वल टू ए से बी, आपने वर्क डन किया ए से बी, इस चार्ज को यहां से यहां लाया, तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स बन गई आपकी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब बच्चों एक चीज और नोट कीजिए कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये किसके बराबर है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होती है, तो वो आएगी माइनस क्यू जीरो ई। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन ए टू बी की जगह माइनस ए से बी माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी आर वेक्टर। ये अब यहां से इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं माइनस क्यू जीरो बाहर, ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आ गया बच्चों ए। ये निकला मेरा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। दिस इज नोन एज बच्चों लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल पता है इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन एक लेंथ पर की जाए, लेंथ वाइज की जाए तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल होगा तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना तीन किस्म के इंटीग्रल होते हैं, लाइन इंटीग्रल लेंथ पर होता है, सरफेस इंटीग्रल सरफेस पर होता है, और एक वॉल्यूम इंटीग्रल जो पूरे वॉल्यूम पर किया जाता है। तो इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना। अब बच्चों यहां पर इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने वर्क डन किया। अब देखिए वर्क डन से हुआ क्या, जब आपने यहां से यहां इस चार्ज को लाया तो आपने वर्क डन तो किया, लेकिन आपने पढ़ा अभी कि वर्क डन से क्या होता है, वर्क डन से वर्क डन क्या करता है, जब मैं यहां से यहां लाऊंगा तो क्या करेगा, वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, तो वो बढ़ेगा इसकी वर्क डन। हमने स्टार्टिंग पढ़ा था इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगी, वो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल मान लो मैं यहां पर एफ की जगह बी लिख देता हूं पॉइंट और इसकी जगह ए लिख देता हूं ताकि इजी पॉइंट है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय चार्ज। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं क्यू जीरो इंटू पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी को क्या लिख सकता हूं, क्यू जीरो इंटू पोटेंशियल एट बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी को क्यू जीरो बी माइनस क्यू जीरो ए। क्यू जीरो बच्चों यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा सारे बी में भी क्या, पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट ए, ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। जी आपने निकाला वर्क डन, जी आपने वर्क डन निकाला इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपने जो बेसिक पढ़ा अभी कि वर्क डन करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जी आ गई, तो ये सेकंड हो गया। अब बच्चों यहां से आप दोनों की इक्वेशनों को कंपेयर कीजिए, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वर्क डन की जगह ये पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या बनेगी, क्यू जीरो
पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस Q0 इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये Q0 कट जाएगा और ये मेरे पास एक नई डेफिनेशन बन गई कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये एक आपके पास नई डेफिनेशन आ गई बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार ये अलग से स्पेशल क्वेश्चन आपको अलग से पूछता है कि प्रूव दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां तक आप इसका प्रूव कर सकते हैं। अब इसी तरह बच्चों जैसे मैं पढ़ा रहा था आपको भी कि मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके आप होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मतलब कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये मेरा एक रिलेशन बन गया। अब मान लो कि मुझे अगर पूछता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, मुझे अगर बी पॉइंट के ऊपर ही पोटेंशियल निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेफिनेशन क्या पोटेंशियल डिफरेंस की, चार्ज को आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाया। अब मुझे अगर इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए का पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। अब बच्चों ए का पोटेंशियल आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल किसी पॉइंट का जीरो कहां पर होगा, इसका जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट को कहां रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर ही जाकर पोटेंशियल जीरो होगा। तो अब बच्चों कि अगर मैं यहां से लिखिए इफ ए पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी, अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाए तो तब मेरा जो वर्क डन बन जाएगा, जो पहले मैं लिख रहा था वर्क डन चार्ज ए से बी, अब मैं लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट बी, ये तो जीरो हो जाएगा। और अब इस इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल कहां से निकाला, चार्ज कहां से लाया, ए से बी नहीं, अब ए कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से बी। ये आ गया बच्चों ये। अगर आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो उसका इंटीग्रल इस तरह बनेगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल कहां से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ई डॉट डी आर। जी आपको बच्चों आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आप देखिए